नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मालवीय एकेडमी में। मैं हूं कुंदन कुमार। अभी तक हिस्ट्री डोमेन में 13 तारीख से लेकर 16 तारीख तक का जो एग्ज़ाम हुआ और उसमें जो कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और जो बच्चों को याद था उनके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के साथ, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हूं। तो हम यहाँ पर यह देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, क्या क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन के अगर पैटर्न की बात करें तो क्वेश्चंस जो आपका पूछा जा रहा है वह किस टाइप से क्वेश्चंस आ रहा है। सबसे पहले अगर आप लेवल की बात करें कि क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है, तो क्वेश्चंस को आप कह सकते हो कि इजी टू मॉडरेट है। अब जब एनसीईआरटी को टच कर रहा है तो बहुत ज़्यादा अंदर जाकर नहीं पूछ रहा है, आपसे वही चीज़ें पूछ रहा है जो आपको पता है। ठीक है, इतना आपको परेशान नहीं किया जा रहा है। अब जो लास्ट में टाइमलाइन आपके किताब में दिया हुआ होता है, आपने देखा होगा एनसीईआरटी में सबसे लास्ट में टाइमलाइन रहता है। यहाँ से प्रत्येक सेशन में अभी तक 3 से 4 सवाल तो पूछे गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपको कराया गया है, सूरज सर आपको कराए हैं इससे संबंधित। पीवाईपी कितना इम्पोर्टेंट है, यह भी क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों से कि पीवाईपी सर क्या है, इसकी क्या महत्ता है। तो पीवाईपी से हर सेशन में, हर पेपर में कम से कम 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो रहा है। तो पीवाईपी बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पीवाईपी को करके जाना है ताकि चीज़ें और अच्छे तरीके से हमारे सामने आ जाए। और पीवाईपी को आधार मानकर ही नए क्वेश्चन भी क्रिएट किया गया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिलेख से किस चीज़ की जानकारी नहीं मिलती है। अब ये पूरे तरीके से ऑप्शन बेस्ड आंसर होगा इसका। खान पान के बारे में भी नहीं जानकारी मिलता है कि आप क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं। ठीक है, और भी चीज़ें हैं जिससे अभिलेख से जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये अभिलेख से किस चीज़ की जानकारी नहीं मिलती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जिस प्रकार से ऑप्शन होगा उसके हिसाब से देखना था। ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, किसी ऐतिहासिक घटनाक्रम के बारे में जानकारी मिलती है। किसी व्यक्ति के या जो राजा, जैसे अशोक ने अभिलेख लिखवाने की शुरुआत की, उसमें क्या लिखा हुआ था, अशोक के क्रियाकलापों के बारे में लिखा हुआ था कि अशोक कितना महान था, उसने कौन कौन से कार्य करवाए थे। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। अब किसी व्यक्ति के पर्सनल डिटेल्स की जानकारी अभिलेख से मिलना संभव नहीं है। ठीक है, हड़प्पा निम्न में से किस काल से संबंधित है, ताम्रपाषाण युगीन से संबंधित है, कांस्य युगीन परंपरा है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इसका समय काल अगर आप देखेंगे तो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व, एक मत लोग इस पर मान्य है कि 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व इसका समय काल था। ठीक है, लेकिन किस काल से संबंधित है, अगर ये नहीं रहा होगा ऑप्शन में, मान लीजिए कांस्य युगीन काल रहा हो, तो कांस्य युगीन काल से भी इसका संबंध था। अशोक का अफगानिस्तान में किस भाषा में अभिलेख मिला है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अभिलेख इसके जिस भाषा में मिले हैं वह प्राकृत भाषा है। ठीक है, तो अशोक के जो अफगानिस्तान में अभिलेख मिले हैं वो अरमेइक में मिले हैं। किस में मिला है, अरमेइक में मिला है। ध्यान रखना है इसको। फिर आप देखेंगे 1838 में अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप। अब 1838 दे दिया है। अब यहाँ से इसको दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के लिपि को कब पढ़ा, तो 1830 का दशक दिया जाता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। लेकिन आप मोटा मोटी याद रखिए कि जेम्स प्रिंसेप ने 1838 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। फिर पूछा गया कि भारत का पहला सर्वेयर जनरल कौन था, रिपीट हुआ, बाद में भी पूछा गया, आगे आप देखेंगे। ठीक है, तो ये जनरल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा जनरल कॉलिन मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर बनाया गया। आईनी अकबरी से क्वेश्चन था, ऐसे बच्चों का कहना है। अगर इसके लेखक का नाम पूछा जाता तो बहुत आसानी से आप कह देते कि अबुल फजल ने इस किताब को लिखा था। 5 संस्करण के बाद इसको लिखा गया था। ठीक है ना, मंजिल आबादी पहली किताब को, सिपाह आबादी दूसरी किताब को बोलते हैं। ऐसे करके 5 जिल्दों में इसकी रचना हुई थी। अब आईनी अकबरी से क्या क्वेश्चंस आए थे, जैसे स्टेटमेंट बेस भी आ सकता है कि इसमें सूचनाओं का सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया सूचनाओं के बारे में। अब क्या क्वेश्चंस था इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, बस इतना समझिए कि अबुल फजल ने इस किताब की रचना की थी।
जमींदार को कर देने में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था। ये भी ऑप्शन बेस्ड था, जिस तरीके से ऑप्शन होता उसके हिसाब से आप करते। ठीक है, कौन कौन सा कारण था, तो मांग इतनी अधिक थी कि जमींदार उसको देने में सक्षम नहीं थे। ठीक है ना। संस्कृत अभिलेख में वणिक का मतलब पूछा गया है, एकदम न्यू क्वेश्चन है। तो आपने ब्राह्मण वणिक के बारे में देखा होगा। ठीक है, तो संस्कृत अभिलेख में वणिक जो है यह व्यापारी को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? मंदसौर अभिलेख आपने देखा था, दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है। ठीक है, मृच्छकटिकम में ब्राह्मण और किसके बारे में बताया गया है? ठीक है, तो ब्राह्मण वणिक के बारे में बताया गया है। चारुदत्त की कहानी बताई गई है। ठीक है, चारुदत्त इसका जो है वह हीरो आप मान सकते हो। गांधी जी का मशीनों के बारे में क्या सोच था? तो गांधी जी का कहना था कि मशीन जो है वह लेबर को ख़त्म कर रहा है। ठीक है, मशीन के प्रति जो सनक की जो भाव थी, जो लेबर को रिप्लेसमेंट कर रहा था, इसके विरोधी थे गांधी जी। तो ये भी ऑप्शंस के आधार पे ही आप करते, जैसे ऑप्शंस होता वैसे आपको करना था। गांधी जी मशीनों के विरोधी नहीं थे, लेकिन ऐसे मशीनों के पक्ष में थे जो आम लोगों को आत्मनिर्भर बनाए, उनको बेरोजगार न करे। ठीक है, हड़प्पा का कालखंड देखें, 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व, यानी कि हड़प्पा से क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अच्छा, ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि कोई एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। लगभग तमाम चैप्टर को टच कर रहा है। अब सबसे ज़्यादा टच किसको कर रहा है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आधुनिक भारत से लगातार क्वेश्चन छप रहे हैं, बहुत बड़ी एकदम संख्या में क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं। भक्ति सूफी परंपरा में जियारत के बारे में आपको पढ़ाया गया था। सूफी संतों की पुण्यतिथि पर दरगाह की जो तीर्थ यात्रा होती है उसको किस नाम से जानते हैं? जियारत के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। ठीक है ना। अब फिर पूछा गया है, जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को कब समझा? रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन 2025 के जो एग्ज़ाम हुए 13 से 16 के बीच में, इसको रिपीट कर दिया गया। तो आगे एकदम मान कर चलिए कि आगे भी क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं, होगा रिपीट आपका। हड़प्पा सभ्यता में नहर का प्रमाण कहाँ से मिला है? ये क्वेश्चन भी रिपीट होगा, लेकिन रूप बदल के रिपीट होगा। ठीक है ना, इसका रूप बदलेगा, आगे देखेंगे आप। सुरतुघई में पाया गया है। नहर का अवशेष कहाँ से पाया गया है? सुरतुघई से पाया गया है। बेनामी का अर्थ पूछा गया है। आपको याद होगा, आपने उपनिवेशवाद और देहात जब पढ़ा होगा तो फर्जी बिक्री के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। तो फर्जी बिक्री में जो होती है, फर्जी बिक्री को ही बेनामी कहा जाता है। ठीक है, फिर से इब्ने बतूता, अल-बिरूनी और फ्रांसवा बर्नियर से मिलान संबंधी क्वेश्चंस थे। बुक का नाम शायद पूछा गया था। ठीक है ना, इब्ने बतूता ने रिहला लिखा, अल-बिरूनी ने बुक का नाम, या फिर ये किस जगह से आए थे ये पूछा गया था। इब्ने बतूता मोरक्को से चलकर आया था। अल-बिरूनी जो आपका है यह उज्बेकिस्तान का था। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का था। बहुत आसानी से कर लेते। अगर इसके यात्रा का क्रम पूछेगा तो सबसे पहले आया अल-बिरूनी 11वीं शताब्दी में, 10वीं 11वीं। इब्ने बतूता जो है आपका यह कब आता है? तो यह 14वीं शताब्दी में 1333 में आता है, और 17वीं शताब्दी में फ्रांसवा बर्नियर आता है। तो बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे। संथाल विद्रोह से संबंधित काल रेखा से संबंधित क्वेश्चन था। तो हो सकता है कि संथाल विद्रोह रहा होगा, इस्तमरारी बंदोबस्त रहा होगा, रैयतबारी रहा होगा, 5वीं रिपोर्ट होगा, क्योंकि ये सब कुछ आपको इसी में पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो बस आप ये पकड़िए कि संथाल विद्रोह जो हुआ था वो 1855 में हुआ था, और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ। आगे फिर पूछा गया, महान परंपरा और लघु परंपरा की अवधारणा किसने दी थी? तो रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा इस परंपरा को दिया गया था। एक सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने महान परंपरा और लघु परंपरा को दिया। विजयनगर में पानी कहाँ से आता था? किस नहर से आता था? तो एक हिरिया नहर था। इसी हिरिया नहर से विजयनगर साम्राज्य को पानी पहुँचता था। गद्यांश 2 थे, एक महात्मा बुद्ध से संबंधित था, ब्रिटिश सरकार से संबंधित था। तो ब्रिटिश सरकार से संबंधित वाला क्वेश्चन जो रहा होगा वो उपनिवेशवाद और देहात से रहा होगा, और महात्मा गांधी से, महात्मा बुद्ध से था। ठीक है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी पुस्तक है, इसके लेखक का नाम पूछा गया था। तो एस.एन. राव ने इस किताब को लिखा था। ठीक है, 13 तारीख को जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, यहाँ से तमाम क्वेश्चंस पूछे गए। 14 को देखेंगे तो कृष्णदेव राय किस राजवंश से थे, यह पूछा गया। तुलु वंश से इनका संबंध था। जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक अ गाइड टू सांची किसे समर्पित किया? सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया था।
थिंकर्स बिली बिल्डिंग से एकदम आसान सा क्वेश्चन था। भारत के पहले सर्वेक्षक जनरल, वही सर्वेयर जनरल कौन थे? रिपीट हुआ, कॉलिन मैकेंजी थे। पाही कास्ट खुद कास्ट 2 बार पूछा गया है, 13 को भी पूछा गया है, 16 को भी पूछा गया है। ठीक है, 3 दिन में ही रिपीट हो गया। हिस्ट्री में रिपीट होगा निश्चित तौर पे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके पास है नहीं कि आपको कुछ नया ला करके दे देगा। जितना ज़्यादा शिफ्ट में होगा उतना क्वेश्चन के रिपीट होने की संभावना बनेगी। तो पाही कास्ट कौन थे? खुद कास्ट वे किसान थे जो अपनी ज़मीन पर स्वयं खेती करते थे, उसी गांव में रहते थे। पाही कास्ट वे किसान थे जो अन्य गांव में जाकर अनुबंध पर खेती किया करते थे। बहुपति प्रथा के बारे में पूछा गया है, बहुपत्नी प्रथा भी पूछा जाएगा। बहुपत्नी प्रथा क्या होता है? एक पुरुष का एक से अधिक पत्नियां अगर है तो बहुपत्नी प्रथा में हो जाएगा। बहुपति प्रथा एक ऐसी विवाह प्रणाली थी जिसमें एक महिला के एक से अधिक पति होते थे, और इसका उदाहरण आप देखेंगे तो द्रौपदी का उदाहरण दे सकते हैं। द्रौपदी के पतियों की संख्या कितनी थी? 5 थी। और बहुपत्नी प्रथा में तो बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। फिर अंतर विवाह होता है, इंडोगेमी एक्सोगेमी। इंडोगेमी वो होता है जिसमें एक ही कुल में रहने वाले लोग, एक ही स्थान पर रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ शादी विवाह करते हैं। अब बरही विवाह पूछ देगा तो एकदम इसके उल्टा हो जाएगा। बरही विवाह में मतलब एक स्थान पर रहने वाले लोग दूसरे स्थान पर दूसरे कुल के दूसरे गोत्र के लोगों से शादी विवाह करता है। अच्छा, ये जो गोत्र आपका होता है यह किस पर आधारित होता है? तो प्राचीन ऋषि मुनि जो थे इनके नाम पर गोत्र रखा जाता था। जैसे कश्यप गोत्र हो गया, अत्रि गोत्र हो गया, भारद्वाज गोत्र हो गया, ऐसे गोत्र रखे जाते थे। ठीक है। आरंभिक हड़प्पा काल की अवधि 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक जाता है। 1857 के विद्रोह का क्या कारण था? सैन्य कारण भी था, चर्बी वाले कारतूस, सामाजिक कारण भी था। कुछ अच्छे अच्छे काम भी अंग्रेज़ों के द्वारा हो रहे थे, जिसको यह समझा जा रहा था कि अंग्रेज़ हमारे धर्म के ऊपर अटैक कर रहे हैं। जैसे 1832 में जो हुआ था, याद होगा आपको 1832 में क्या हुआ था? तो 1832 में सती प्रथा, 1829 सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था। तो इसको यह लग रहा था अंग्रेज़ों को कि ये कहीं ना कहीं भारतीयों को लग रहा था कि उनके ऊपर धर्म के ऊपर हमला है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के हुआ था। ब्रिटिश नीति, सामाजिक धार्मिक हस्तक्षेप, ये तमाम कारण थे। शिलालेख सबसे पहले किस राजा ने लिखवाया था? अशोक ने शिलालेख लिखवाने की शुरुआत की, जिनसे कामिल सर्वोत्तम फसलों को बोलते हैं। कपास आ गया, गन्ना आ गया, दलहन तिलहन सब इसमें आ जाते थे। ठीक है। कांग्रेस ने हिंदी को राष्ट्रभाषा कब घोषित किया? 14 सितंबर 1949 को घोषित किया। बॉम्बे से किस सदस्य ने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई थी? तो ये जो आवाज़ उठाई गई थी उनका नाम हंसा मेहता था। हंसा मेहता के द्वारा आवाज़ उठाया गया। फ्रांसवा बर्नियर इब्न बतूता की पुस्तक का नाम कहाँ से थे ये भी पूछा गया। फ्रांसवा बर्नियर ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर लिखा इन्होंने, और इब्न बतूता ने रिहला लिखा था। क्या लिखा था? रिहला लिखा था। अलबिरूनी नाम सुने हैं ना? अलबिरूनी लिख देते हैं यहाँ पे ताकि आपको ध्यान हो जाए। हमको पता है कि आपने बहुत हिस्ट्री में पढ़ा है। ठीक है। अलबिरूनी ने क्या लिखा था? किताब उल हिंद की रचना इसने की। किताब उल हिंद को लिखा। ठीक है। तो ये तमाम किताब लिखे गए। अश्वपति किसे कहा जाता था? दक्कन के सुल्तान को अश्वपति, और गजपति भी पूछ दिया है आपसे। गजपति उड़ीसा के जो शासक होते थे ना उसको बोला जाता था गजपति। और अगर नरपति पूछ दे, हो सकता है आने वाले समय में मिलान करने के लिए दे दे, तो विजयनगर के जो शासक होते थे, विजयनगर के शासक को कहा जाता था नरपति। ठीक है। बौद्ध संघ में शामिल होने वालों के लिए नियमों का संग्रह जो है यह विनय पिटक में मिलता है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, अधिगम पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन को लिखा गया है। निम्नलिखित को उनके उत्खनन के क्रम में सजाना था। लोथल का उत्खनन 1955 में हुआ, कालीबंगा का 1960 में, राखी गढ़ी का 1997 में। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर निम्नलिखित कथनों का सही मिलान करना है। सोरतुघई में नहर का अवशेष मिला, कालीबंगा में जूते हुए खेत के प्रमाण मिले। 2 और रहा होगा जिसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अगर ये 2 आपको पता है तो काम चल जाएगा, आगे आप मिला लेंगे। महात्मा बुद्ध के क्लेन का नाम पूछा गया कि किस क्लेन से इनका संबंध था। शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था। किस कुल में? शाक्य कुल में।
गजपति किस राज्य के शासक थे? तो गजपति जो थे वह उड़ीसा के शासक थे। अश्वपति दक्कन के सुल्तान, नरपति विजयनगर के शासक। मनके किससे बनते थे? शिलखरी से बनते थे। लाहौर में सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया? फ्रांसवा बर्नियर को आपने पढ़ा होगा। फ्रांसवा बर्नियर जो है वह लाहौर में सती प्रथा का उल्लेख करता है। फिर पूछा गया संथाल विद्रोह, डेट पूछा गया 1855 से 56 के बीच में। शेख मुइजुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में पूछा गया है, यह अजमेर में अवस्थित है। गद्यांश पर आधारित अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी से 5 सवाल। संविधान के निर्माण से यह पूछा गया था कि संविधान के निर्माण की जब बात हो रही थी तो दमित जातियों की आवाज़ जो उठाए थे ना जयपाल सिंह, यहाँ से क्वेश्चन था। और यात्रियों के नज़रिए से भी पूछा गया है। और भी चैप्टर्स है, महात्मा बुद्ध से भी पूछा गया है। तो ये तमाम जगहों से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको एक नज़र आपको देख लेना है, ठीक है। और फिर आगे जो आपका अब जितने भी बच्चों का एग्ज़ाम बचा हुआ है उनको हमारी तरफ से एक बार फिर से परीक्षा की शुभकामनाएं। मन से पेपर देना है और सारा कुछ जो आपने पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन आएगा। अगर आप हमसे पूछे कि सर एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या करें, तो टाइमलाइन जो है ना बाबू, टाइमलाइन जो सूरज सर आपको पढ़ाए हैं देख के जाना। यहाँ से 3 से 4 सवाल पक्का ही आपसे पूछा जाएगा। और लास्ट में जो सर आपको 200 क्वेश्चंस कराए थे पीवाईपी पूरा, उस पीवाईपी को एक नज़र भगा के देख लेना, वहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे। और ये जो आपको पढ़ाया गया अभी हमने जो आपको बताया, इसको भी अगर देख लेंगे तो 1, 2, 3 सवाल यहाँ से भी टकरा ही जाएगा, ठीक है। बाकी खूब मन से पढ़िए, आपको भी परीक्षा की फिर से शुभकामनाएं। जीवन में बहुत आगे बढ़िए और अपने परिवार का, अपने देश का और साथ साथ हम लोगों का भी नाम रोशन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।